नमस्कार दोस्तों। क्लास में टेक्निकल इशू होने की वजह से यहाँ पे बंद हो गई थी, तो हम लोग वहीं से स्टार्ट करते हैं जहां हम लोग छोड़े थे। तो क्वेश्चन हम लोग लेकर आए थे कौन सा, द स्लेव किंग हु गॉट द टाइटल लाख बक्स। बहुत सारे लोगों ने आंसर भी दे दिया था। क्या आंसर दिया था आप लोगों ने? स्लेव किंग जो था, जो गुलाम वंश के शासक थे, उसमें किसको लाख बक्स कहा जाता है? अर्थात वो लाखों में दान देता था, इसलिए उसे लाख बक्स कहा जाता था। हाथियों का भी दान देता था, इसलिए उसे पीर बक्स भी कहा जाता था। उसी शासक ने क्या किया था? 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था। क्या बनवाया था? 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था। कहाँ है 2.5 दिन का झोपड़ा? यह है अजमेर में। अजमेर में एक संस्कृत विद्यालय हुआ करता था, उसे तोड़कर 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था। लाख बख्श और पीर बख्श की उपाधियां दिल्ली सल्तनत का उदय इसी ने स्टार्ट किया था। यही जो है दिल्ली सल्तनत का संस्थापक माना जाता है। सही जवाब क्या है? कुतुबुद्दीन ऐबक। इल्तुतमिश के बारे में अगर हम बात करें तो तुर्कान चहलगान की स्थापना इल्तुतमिश ने की थी। इसके अलावा तुर्कान चहलगान के अतिरिक्त इसने चांदी का टंका और तांबे का जीतल नामक सिक्के चलाए थे। क्या चलाया था? टंका और जीतल नाम के सिक्के चलाए थे। इसके अलावा इल्तुतमिश को वास्तविक संस्थापक माना जाता है गुलाम वंश का, क्योंकि इसने जो दिल्ली सल्तनत में कुतुबुद्दीन ऐबक था, इसके बाद इसने ही जो है सत्ता को इतना बड़े पैमाने पर अडॉप्ट किया और इसके बाद खुद इसने जो है खुतबा अपने नाम से पढ़वाया। और क्योंकि ये अपने आप को गुलाम मानता था किसका? मोहम्मद गौरी का, इसने अपने आप को स्वतंत्र घोषित किया, इस वजह से इसको वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। इसके अतिरिक्त रजिया की अगर बात करें तो पूरे दिल्ली सल्तनत की बात करें या पूरे मध्यकाल में दिल्ली सल्तनत और मुगल सल्तनत दोनों को मिला लें तो एकमात्र क्या थी? ये मुस्लिम महिला शासिका थी। पहली क्या थी? मुस्लिम महिला शासिका, मुस्लिम महिला सुल्तान या महिला शासिका कौन थी? पहली मुस्लिम महिला सुल्तान रजिया बेगम। इसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक हमने बता ही दिया इनके बारे में। बलबन के बारे में अगर हम बात करें तो इनके बारे में क्या क्या फेमस है? पहला तो ये जो थे आयरन एंड ब्लड पॉलिसी के लिए जाने जाते हैं। किसके लिए? आयरन एंड ब्लड पॉलिसी, अर्थात रक्त एवं लौह की नीति। इन्होंने युद्ध के जरिए अपने साम्राज्य को बढ़ाने का काम किया, इसलिए इसे बोलते हैं रक्त एवं लौह की नीति। इसके अलावा जो बलबन है, इसने क्या किया था? सिजदा एवं पेबोस की प्रथा चलाई थी। क्या चलाया था? सिजदा एवं पेबोस। ये एक्चुअल में होता था क्या? सिजदा का मतलब है क्या? सलाम करे आके, यानी जो राजा है, जो बलबन है, उसके सामने लेट कर प्रणाम करे। और पेबोस का मतलब था उसके पैरों को चूमना। अर्थात जो ये तुर्कान चहलगान जिसने इल्तुतमिश ने बनाया था, इनके भाव बहुत ज्यादा बढ़ गए थे। जब इनके भाव बहुत बढ़ गए तो इनको कंट्रोल में रखना था। इनको कंट्रोल में रखने के लिए बलबन ने क्या किया? सिजदा पेबोस की प्रथा चलाई। यहां तक कि राज्य में इसके दरबार में हंसना तक बैन कर दिया इसने। लोग हंस नहीं सकते थे, हंस दिए तो भैया सजा मिलेगी उसकी। ठीक है, बहुत सख्त कानून बनाए, बाजार व्यवस्था को बहुत सुदृढ़ किया इसने अपने राज्य में। रक्त लौह की नीति अपनाई, सिजदा एवं पेबोस प्रथा चलाई। ये कुछ बलबन की कार्यकारियां थी। इसके बाद बलबन के बाद दो छोटे छोटे शासक और होते हैं, कैकुवाद और क्यूअर्स। उसके बाद जो है गुलाम वंश खत्म हो जाता है। ये कुछ शॉर्ट नोट था हमारा गुलाम वंश का। इसके बाद द हाईएस्ट पॉलिसी मेकिंग बॉडी इन द नेशनल प्लानिंग इन इंडिया। क्योंकि आपने इकोनॉमी भी आनी है, इसके लिए आपको ये चीजें भी जानना जरूरी है। कौन सी ऐसी हाईएस्ट बॉडी है जो क्या करती है? नेशनल प्लानिंग करती है। पहले ये काम करता था प्लानिंग कमीशन, और अब ये काम करने लगा है कौन? नीति आयोग। नीति आयोग भाई साहब करने लगा है क्या? अब सबसे ज्यादा प्लानिंग का काम करता है। प्लानिंग कमीशन की जगह नीति आयोग बना दिया गया था। कब बनाया गया था? 2015 में। और इसका अध्यक्ष कौन होता है? जो प्राइम मिनिस्टर होता है वही नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। इसका मतलब नरेंद्र मोदी नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। इसके बाद अगर बात करें एआरसी की, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन, तो ये भाई साहब प्रशासन में सुधार के लिए लाई जाती है। इसके अलावा फाइनेंस कमीशन क्या होता है? वित्त आयोग। वित्त आयोग संवैधानिक एक आयोग है। आर्टिकल 280 के अंतर्गत इसके बारे में उल्लेख मिलता है। और इसकी अगर हम बात करें वित्त आयोग की, तो वित्त आयोग जो हमारा है, ये वित्त आयोग करता क्या है? ये केंद्र में जो टैक्स जमा होता है उस टैक्स को राज्यों तक पहुंचाने का काम करता है। यानी ये केंद्र राज्य के बीच में क्या करता है? टैक्स का बंटवारा करवाता है। कितना है? अभी जो वित्त आयोग हुआ है वो कौन सा था? 15वां था, 15th था। इस 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे एन के सिंह। पूछा जाता है कौन थे अध्यक्ष 15वें वित्त आयोग के वर्तमान? एन के सिंह।
कितना बताया था इसने कहा था भाई साहब देखो, इसने कहा था 48% ऐसा करते हैं, 48% जो रहेगा वो सेंट्रल अपने पास रख लेगा और 52% दे देंगे किसको, केंद्र को। ये जो है इसने बताया था। लेकिन इसके बाद हुआ क्या, 2019 में क्या हुआ, जम्मू कश्मीर को क्या किया गया, स्टेट से चेंज करके कर दिया गया यूटीज में। तो 1% को यहाँ राज्यों वाला जो था, क्योंकि अब उसको केंद्र को उस पर पैसा खर्च करना पड़ेगा, केंद्र सरकार अब क्या करेगी, जम्मू कश्मीर पे पैसा खर्च करेगी। तो वहां पहले 0.7% खर्च किया जाता था, तो उन्होंने कहा ऐसा करते हैं 1% उठा के जम्मू कश्मीर के विकास में लगाएंगे। तो 1% इधर शिफ्ट कर दिया गया। इसका मतलब वर्तमान जो रेशियो है वो कितना हो गया है, 49:51 का। 49% जो टैक्स का पैसा है वो किसके पास रहेगा, जो सेंट्रल कलेक्ट करती है। राज्य जो अपना कलेक्ट करते हैं वो तो अपना खुद ही खर्च करते हैं, लेकिन 49% जो है सेंट्रल जो पैसा कलेक्ट करती है उसमें अपने पास रखती है, और 51% बांट देती है सभी राज्यों में, जनसंख्या वगैरह के आधार पर, जनसंख्या विकास इन सारी चीजों के आधार पर बांट देती है। ठीक है, तो सबसे हाईएस्ट पॉलिसी मेकिंग बॉडी कौन है इंडिया में, नीति आयोग है। इसके बाद अगर हम बात करें, क्या पब्लिक प्राइवेट कोऑपरेटिव एंड ज्वाइंट सेक्टर किसमें एग्जिस्ट करते हैं, कौन सी पॉलिसी है, कौन सी तकनीक है इकोनॉमी की जिसमें जो है पब्लिक सेक्टर यानी सरकारी विभाग, प्राइवेट सेक्टर यानी निजी विभाग, कोऑपरेटिव यानी सहकारी विभाग और ज्वाइंट सेक्टर, ये सारे एक साथ मौजूद होते हैं। ऐसी इकोनॉमी को क्या कहते हैं, मिक्स्ड इकोनॉमी, सोशलिस्टिक इकोनॉमी, कम्युनिस्ट इकोनॉमी या कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। तो भाई साहब ऐसी इकोनॉमी क्या कहलाएगी, मिक्स्ड इकोनॉमी कहलाएगी, यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाएगी। इसके अलावा सोशलिस्ट इकोनॉमी किसे कहते हैं, जहां पर जो संसाधन है, जो रिसोर्सेस हैं, उनका मैनेजमेंट कौन करता हो, जितने भी संसाधन हैं इनका अगर मैनेजमेंट कौन करेगा, अगर सरकार करेगी तो कहलाएगा क्या, सोशलिस्टिक। अगर ये संसाधनों का मैनेजमेंट कौन करेगा, अगर लोग करेंगे, खुद लोग अगर सामने आकर इन संसाधनों का मैनेजमेंट करें तो उसे बोलते हैं कम्युनिस्ट। और कैपिटलिस्टिक में निजी क्षेत्र यानी जो मालिक होंगे, जो अमीर लोग होंगे, जो मार्केट को देखेंगे, वही लोग क्या करेंगे, व्यापारी समूह ही यहां पर क्या करेगा, सारा क्या होगा, संसाधनों का मैनेजमेंट करेगा। ठीक है, ये हमारा एक क्वेश्चन था इकोनॉमी का। इसके बाद ड्यूरिंग हुज रिजाइन फाहियान विजिटेड इंडिया, किस शासक के दरबार में फाहियान भारत में आया था। भाई साहब ऑप्शन है आपके सामने, श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय और हर्षवर्धन। तो जो हमारा फाहियान था, अगर बात करें श्रीगुप्त की, तो श्रीगुप्त कौन है, ये भाई है गुप्त वंश के संस्थापक। कौन है, गुप्त वंश के संस्थापक इनको कहा जाता है। इसके अलावा वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है, वास्तविक माना जाता है चंद्रगुप्त प्रथम को। वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है, चंद्रगुप्त प्रथम को। सेकंड जो थे चंद्रगुप्त द्वितीय, इनकी उपाधि क्या थी, विक्रमादित्य। तो यही जो चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य थे, इनके टाइम पीरियड में कौन आया था, इनके टाइम पीरियड पर आया था फाहियान। कौन आया था, फाहियान आया था। अच्छा, हेनसांग कब आया था, हेनसांग जो है, फेनसांग जो है वो कब आया था, वो आया था हर्षवर्धन के टाइम पर। हर्षवर्धन के टाइम पर फेनसांग तो आप PHS से ही याद कर लेंगे, हर्षवर्धन के टाइम पर कौन आया था, हेनसांग आया था। ठीक है, और फाहियान कब आया था, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के टाइम पर आया था। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें, अरेंज द फॉलोइंग ट्राइब्यूटरीज रिवर इंडस फ्रॉम द नॉर्थ टू साउथ। ये कह रहा है भाई इंडस जो है हमारा, जो पंचनद इंडस में पाया जाता है, जो सिंधु नदी है हमारी, उसमें उत्तर से दक्षिण का क्रम पूछ रहा है। अगर आप देखेंगे भारत को, तो भारत के इस वाले रीजन में यहां पर कुछ सिंधु नदियां पाई जाती हैं। ऊपर एकदम टॉप हिमालय की नदी है सिंधु। इस सिंधु तंत्र में बहुत फेमस 5 नदियां बहती हैं। सिंधु तो खुद ही है और इसके अलावा उसकी सहायक 5 नदियां हैं। भाई देखो, तो सिंधु हमारी, सबसे पहले तो सिंधु हमारी है। ठीक है, इस सिंधु में सबसे ऊपर जो जुड़ी हुई नदी होती है उसे हम बोलते हैं झेलम। ठीक है, झेलम के बाद दूसरी नदी एक जुड़ती आके है, इसे हम बोलते हैं चेनाब। और इसके बाद यहाँ पर एक जो है रावी नदी आकर जुड़ जाती है, और इसके बाद सतलज नदी है, और सतलज में एक जुड़ी हुई नदी है व्यास। ये हमारा क्रम है। इसका मतलब ये सबसे ऊपर है हमारी सिंधु, फिर हमारी क्या है, झेलम है, झेलम के बाद चिनाब है, चिनाब के बाद रावी है, रावी के बाद व्यास है, और फिर सतलज है। अब आपको उत्तर से दक्षिण अगर क्रम देखना है, उत्तर यानी नॉर्थ ऊपर,
दक्षिण यानी साउथ नीचे। देख लो भाई साहब क्या क्रम है इन्होंने दिया है, जो हमारे 4 ऑप्शन इसमें सबसे ऊपर है क्या, झेलम, दिख रहे ना झेलम। इसके बाद कौन सी है, चिनाब है, चिनाब है, सी फॉर चिनाब है ये। उसके बाद रावी है, रावी है, और उसके बाद फिर सतलज है। इसका मतलब पहला होगा 3, फिर होगा 4, फिर होगा 2, फिर होगा 1। 3 4 2 1 कहां पर है हमारा, तो ये सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो अगर क्रम आपको याद रखना है नदियों का, पूछा भी जाता है इसमें पंचनद का क्रम अक्सर पूछ लिया जाता है क्योंकि ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रहता है। तो आपको बस आसानी से क्या याद रखना है, सिंधु की सहायक नदियां, तो सिंधु तो आगे सबसे ऊपर हो गई। इसके बाद यहाँ पर झेलम है, झेलम के बाद चिनाब है, चिनाब के बाद रावी है, फिर व्यास है और फिर सतलज है। ठीक है, ये हमारा क्रम है। ठीक है, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज। ठीक है, चलो इसके बाद आ जाओ। नेक्स्ट हमारा है द टर्म रेंगुर विच इज यूज्ड फॉर व्हिच सॉइल, कौन सी मिट्टी को रेंगुर कहा जाता है, कौन सी इसमें मिट्टी जिसे रेंगुर कहा जाता है, लेटराइट सॉइल, येलो सॉइल, ब्लैक सॉइल या एल्यूवियल सॉइल। तो हमारी इसमें आपको बताना है कौन सी सॉइल क्या है, रेंगुर है। तो ये हमारी क्या है, ब्लैक सॉइल को हम लोग बोलते हैं रेंगुर या कलर। ठीक है, ये ब्लैक सॉइल को बोला जाता है क्या, रेंगुर। इसके बाद अगर बात करें एल्यूवियल सॉइल की, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है। एल्यूवियल सॉइल में क्या पूछा जाता है, एल्यूवियल सॉइल में पूछा जाता है ओल्ड एल्यूवियल और न्यू एल्यूवियल। ओल्ड एल्यूवियल मतलब होता है बांगर और न्यू एल्यूवियल मतलब होता है क्या, खादर। दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एग्रीकल्चर के आप लोग हैं, सारी चीजें तो पता ही होती है। ठीक है, जहां 200 सेंटीमीटर 200 mm सॉरी 200 mm से ज्यादा बारिश होती है वहां पर कौन सी मिट्टी बनती है, लेटराइट सॉइल बनती है। इसके बाद अगर हम बात करें द नंबर ऑफ द व्हिच अमंग द फॉलोइंग वुड बी मैक्सिमम इन फूड चेन, इसमें से कौन है जिसकी संख्या फूड चेन में सर्वाधिक होती है। ऑप्शन आपके सामने, प्रोड्यूसर, इसके बाद है प्राइमरी कंज्यूमर, इसके बाद है सेकेंडरी कंज्यूमर, लास्ट ऑप्शन है डिकम्पोजर। फटाफट आंसर दे दो आप लोग, कौन है इसमें, प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर हमारा क्या होता है, आंसर नहीं दे रहे, प्रोड्यूसर होता क्या है, जो हमारा क्या होता है, खाना स्वयं बना लेता है, खाना स्वयं बना लेता है। ठीक है, ये हमारे हो गए प्रोड्यूसर। इसमें क्या आते हैं, फोटोसिंथेटिक प्लांट्स आते हैं या कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया आते हैं। क्या आते हैं, कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया जो केमिकल की मदद से अपना खाना बनाते हैं, वो होते हैं कुछ बैक्टीरिया हैं जो केमिकल की मदद से अपना खाना बना लेते हैं, वो कहलाते हैं कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। और फोटोसिंथेटिक प्लांट वो है जो फोटोसिंथेसिस की मदद से अपना खाना बनाते हैं, ये होते हैं प्रोड्यूसर। प्राइमरी कंज्यूमर कौन है, जो प्रोड्यूसर को खाकर जिंदा रहते हैं, यानी भाई पेड़ लगे, पेड़ों खा खा के या शाकाहार को खा खा के जो जिंदा है वो प्राइमरी कंज्यूमर। सेकेंडरी कंज्यूमर वो हमारे होते हैं जो इन प्राइमरी कंज्यूमर्स को खा खा के जिंदा है। ठीक है, और हमारे डिकम्पोजर वो होते हैं जो सड़ी गली चीजों को खाकर जिंदा रहते हैं। सर्वाधिक संख्या में तो यही पाए जाते हैं क्योंकि इसमें क्या आते हैं, बहुत सूक्ष्म जीव आते हैं, जैसे बैक्टीरिया आता है, फंजाई आता है, ये हमारे जो आते हैं ये आते हैं डिकम्पोजर में। डिकम्पोज किसी को सड़ाने का काम कौन करता है, फंजाई बैक्टीरिया करते हैं। तो सर्वाधिक मात्रा में बैक्टीरिया तो भाई साहब इतनी छोटी जगह में लाखों पाए जा सकते हैं, इस वजह से सर्वाधिक संख्या अगर बात करोगे, नंबर की बात करोगे तो कौन होगा, डिकम्पोजर ही होगा, ऑब्वियस सी बात है। चलो इसके बाद आ जाओ, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वर्क एज बायो इंडिकेटर। भाई साहब देखो, आज ये क्लास रिकॉर्डेड मिल रही, शाम को आपको 6 बजे जो है नेक्स्ट क्लास जो मिलेगी वो लाइव में मिलेगी। टेक्निकल इश्यू की वजह से ये क्लास रिकॉर्ड करनी पड़ रही है और उसके अलावा अगली क्लासेस जो होंगी वो सारी लाइव चलेंगी। ठीक है, चलो आ जाओ। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द बायो इंडिकेटर एनवायरमेंट पोल्यूशन, कौन है भैया इसमें एनवायरमेंट पोल्यूशन का बायो इंडिकेटर। ऑप्शन है आपके सामने क्या, डायटॉम्स या कोरल रीफ या फिशेस या लाइकेन। तो भाई साहब आपको अगर नहीं पता तो थोड़ा सा जान लो। लाइकेन हमारा जो होता है, जैसे ही भाई साहब क्या होगा, वाटर पोल्यूशन या एयर पोल्यूशन स्टार्ट होता है, बहुत जल्दी ये डेड करने लगता है, बहुत जल्दी ये क्या खराब होने लगता है। इस वजह से लाइकेन जिस क्षेत्र में पाया जाता है, मतलब अगर अच्छे से वो सरवाइव कर रहा है, इसका मतलब वहां पर क्या होगा, बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है, वाटर पोल्यूशन नहीं है वहां पर, एयर पोल्यूशन नहीं है, तभी लाइकेन अच्छे से सरवाइव करवा पाता है। इसलिए इंडिकेटर के तौर पर, सूचक के रूप में जहां लाइकेन लगा है, जैसे उसमें जो है क्या हुआ, परेशानी आनी शुरू हुई, मरना शुरू हुआ, इसका मतलब हम समझ जाएंगे भाई साहब ये तो एयर पोल्यूशन होने लगा, भाई साहब ये तो वाटर पोल्यूशन होने लगा। तो ये क्या कर देता है, इंडिकेटर यानी सूचना देने का काम कर देता है। ठीक है, इसके बाद बात कर ले कोरल रीफ की। तो कोरल रीफ हमारे क्या होते हैं, इस समुद्र में पाए जाने वाले जीव हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, कार्बोनेट, भैया कैल्शियम कार्बोनेट खाते हैं, यानी चूना ही खाते हैं। ये क्या
चूना खाते हैं और चूना ही खा खा के वहीं रहते हैं और चूना से ही क्या करते हैं, ये जब मरते हैं तो चूना में ही चेंज हो जाते हैं और उसके बाद क्या होता है, इनसे जो है धीरे धीरे क्या होता है, द्वीपों का निर्माण हो जाता है। ऐसे ही हमारा कौन सा द्वीप बना हुआ है, द्वीपों का निर्माण कर देते हैं समुद्र के अंदर। जैसे हमारा बना है तुम्हारा क्या, जो हमारा लक्षद्वीप है वो हमारा किस प्रकार का द्वीप है, लक्षद्वीप हमारा कोरल रीफ का द्वीप है, एग्जांपल है। ठीक है, इसके बाद अगर बात करें कोरल रीफ में, भाई साहब ये अकेले ही नहीं रहते हैं, इसमें दो लोग आपस में सिम्बियोसिस करके रहते हैं। एक तो भाई साहब कोरल जीव खुद होता है, इसके अलावा इस पे जो है कलरफुल पाई जाती है जिसे हम बोलते हैं क्या, जूजेंथिली। क्या पाई जाती है, जूजेंथिली पाई जाती है। अच्छा, जैसे ही वाटर पोल्यूशन वगैरह स्टार्ट होता है ये भी बहुत जल्दी प्रभावित होते हैं, लेकिन लाइकेन से ज्यादा जल्दी नहीं, ये भी बहुत जल्दी प्रभावित होते हैं। इनमें क्या होता है भाई, जूजेंथिली जो है वो क्या होता है, कोरल के ऊपर रहती है। ठीक है, सिम्बियोसिस से, सिम्बियोसिस क्या होता है, जब भाई तुम हमारा फायदा करो हम तुम्हारा फायदा कराएं, हैं हम तुमको क्लास दे, तुम हमारा क्लास लाइक कमेंट करो, तुम हमारे क्लास को शेयर करो, ये क्या हम लोग सिम्बियोसिस पे काम कर रहे हैं। ठीक, तो कोरल रीफ में क्या होता है, एक दूसरे का भला करते हैं दोनों। कोरल रीफ क्या करता है, जूजेंथिली जो है इसको रहने की जगह दे देता है। जूजेंथिली भी कहता है भाई जगह दे रहे हो तुम हमको, फ्री में नहीं दे रहे हो, हम तुमको खाना बना के खिलाएंगे, क्योंकि ये क्या है, फोटोसिंथेटिक प्लांट है। तो ये क्या करता है, खाना बनाता है, खाना बना के उसको खिलाता है भाई साहब। और कभी कभी जब पोल्यूशन स्टार्ट होता है, ऑक्सीजन कम पड़ती है, तो कोरल रीफ भाई बहुत जिद्दी आदमी कहता है ऐसा है भाई साहब अब आप फूट लीजिए, क्योंकि ऑक्सीजन हमको भी चाहिए, ऑक्सीजन तुमको भी चाहिए, ऑक्सीजन है कम तो हमारे पास से तुम हट जाओ। हमारे पास से जब हट जाओ, जूजेंथिली जैसे ही हटता है, जूजेंथिली को जगह नहीं मिलती, ये निपट जाता है। कोरल रीफ को मतलब खाना नहीं मिलता, वो भी निपट जाता है। और ये क्या करने, सफेद दिखने लगता है, क्योंकि कलर जितना भी कोरल रीफ का दिखता है वो किसकी वजह से दिखता है, जूजेंथिली की वजह से। इसलिए इसको बोलते हैं क्या, कोरल ब्लीचिंग। क्या बोलते हैं, जो कहानी सुनाई हमने इसे बोलते हैं कोरल ब्लीचिंग। यानी जैसे एडवर्स एनवायरनमेंट हुई, जैसे टेम्परेचर बढ़ा, जैसे ही जो है वहां पर क्या हुआ, सुपोषण की घटना हुई, ऑक्सीजन कम पड़ी, ऑक्सीजन के कम पड़ते क्या होगा, कोरल ब्लीचिंग स्टार्ट हो जाएगी। पोल्यूशन की वजह से क्या होता है, कोरल ब्लीचिंग स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, कोरल ब्लीचिंग में होता क्या है, जो कोरल है वो अपने ऊपर से जूजेंथिली को हटा देते हैं, इसकी वजह सफेद सफेद दिखने लगते हैं, हिंदी में बोलते हैं प्रवाल विरंजन। ठीक है, ये इकोलॉजी में हो गया। Which among the following launched the Home Rule movement in 1960? भाई बताओ 1916 में किसने होम रूल मूवमेंट चलाया था, होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी, होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी। तो भारत में भाई साहब होम रूल लीग चलाया था दो लोगों ने, कौन कौन थे, पहली थी हमारी एनी बेसेंट और दूसरी हमारे थे तिलक। जो हमारे तिलक थे और जो एनी बेसेंट थी, इन दोनों ने होम रूल लीग चलाया था। तिलक का जो होम रूल लीग था वो महाराष्ट्र और आसपास के रीजन में फैला हुआ था, और बाकी पूरे देश में एनी बेसेंट ने अपने होम रूल लीग का प्रचार प्रसार किया था। इसके बाद अगर बात करें एनी बेसेंट, यहां पर डी ऑप्शन इस हिसाब से सही हो जाएगा। और अगर बात करें एनी बेसेंट के बारे में, तो एनी बेसेंट भाई साहब पहली महिला थी जिनको क्या करा गया था, कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप क्या बताएंगे, क्या बताएंगे, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष। अगर आपसे पूछा जाए कांग्रेस, क्योंकि ये भारतीय नहीं थी, कहां की थी, आयरलैंड की रहने वाली थी। अगर आपसे पूछा जाए कौन सी पहली महिला भारतीय अध्यक्ष थी कांग्रेस की, तब आप क्या बताएंगे, तब आप बताएंगे भाई साहब सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू क्या थी, पहली भारतीय महिला थी जिन्हें कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था। क्लियर, चलो आ जाओ इसके बाद। Who among the following ruler stamped the figure goddess Lakshmi on his coin and had name inscribed in the Nagari characters? भाई नागरी कैरेक्टर्स में जो है उसने क्या किया था, पहली बात तो अपना नाम नागरी शैली में लिखवाया, दूसरी बात उसने अपने सिक्कों पर लक्ष्मी की फोटो लगाई। कौन सा ऐसा शासक हुआ, बताओ भाई साहब, महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी, मोहम्मद बिन तुगलक या इल्तुतमिश। कौन सा ऐसा शासक था जिसने अपने सिक्कों पर माता लक्ष्मी की फोटो लगाई और नागरी में अपना नाम लिखवाया था, भाई साहब ऐसा शासक था कौन, मोहम्मद गौरी। पूछा जाता है कई बार, कंफ्यूज करता है। मोहम्मद गौरी ने क्या किया था, लक्ष्मी की, गॉडेस लक्ष्मी की फोटोज अपने सिक्कों पर उसने छपवाई थी। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें, द लैटर वैदिक कल्चर इज आल्सो कॉल्ड, जो हमारा उत्तर वैदिक काल है, उत्तर वैदिक काल मतलब पहला देखो 1500 से 1000 तक हम लोग बोलते हैं,
ये 1500 से 1000 बीसी के आसपास वाला जो टाइम है इसे हम बोलते हैं वैदिक इरा। और 1000 के बाद वाला जो टाइम हमारा है लगभग 600 बीसी तक, इसे हम लोग बोलते हैं लेटर वैदिक। इसे हम बोलते हैं क्या? लेटर वैदिक। यानी जब ऋग्वेद वाला काल ये है, ऋग्वेद के टाइम का, बाद के जो वेद हैं, उपनिषद हैं, वेदांग हैं, ये सारे कब बने थे? लेटर वैदिक में बने थे। तो लेटर वैदिक को और क्या बोला जाता है? क्वेश्चन ये है। चाल्कोलिथिक बोला जाता है। चाल्कोलिथिक मतलब ताम्रपाषाण सभ्यता, या पेंटेड ग्रे वेयर कल्चर, या पेंटेड रेड वेयर कल्चर, या ब्रॉन्ज युग एज। क्या बोला जाता है? तो जो वैदिक काल था इसमें एक प्रकार के बर्तन चलते थे। कैसे बर्तन चलते थे? जिन्हें हम बोलते हैं पीजीडब्ल्यू। क्या बोलते हैं? पीजीडब्ल्यू। पीडीडब्ल्यू मतलब पेंटेड ग्रे वेयर, यानी चित्रित धूसर मृदभांड का उस समय टाइम था। चूंकि यहां पर कृषि कसके तेजी से होने लगी थी, लोहे की खोज हुई थी, लोहे का कृषि में प्रयोग हुआ, बड़े पैमाने पर एग्रीकल्चर होने लगी, और एग्रीकल्चर चूंकि होने लगी थी तो हमको सामान पैदा होने लगा, अन्न पैदा होने लगा, तो उसको रखने के लिए बर्तन बनाने लगे। जो बर्तन बनाए गए बहुत बड़े पैमाने पर कैसे बनाए गए? पेंटेड ग्रेवेयर बनाए गए, यानी चित्रित धूसर मृदभांड बनाए गए, पीजीडब्ल्यू बनाए गए। इसीलिए जो हमारी लेटर वैदिक इरा है इसको हम लोग पीजीडब्ल्यू कल्चर भी बोलते हैं, पेंटेड ग्रेवेयर कल्चर भी बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद आ जाओ, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ पंचतंत्र। कौन भाई साहब, बहुत कहानियां आप लोग सुने होंगे बचपन में, कौन सी? पंचतंत्र की कहानियां। तो ये पंचतंत्र की कहानियां किसने लिखी थी? भास ने, या विष्णु शर्मा ने, या कालिदास ने, या विशाख दत्त ने? फटाफट बताओ कौन सी भाई साहब है किसने पंचतंत्र की कहानियां लिखी? तो भाई साहब भास हमारे कौन थे? भास हमारे भारत के पहले नाटककार थे। कौन थे? भारत के पहले नाटककार थे, यानी नाटकों की रचना करना स्टार्ट किसने किया था? महाकवि भास ने किया था। इसके अलावा विष्णु शर्मा इसका सही जवाब है। पंचतंत्र के लेखक कौन थे? विष्णु शर्मा थे। ठीक है, कालिदास की अगर बात करें, महाकवि कालिदास जो थे मालविकाग्निमित्र, मालविकाग्निमित्र हमारा। और इसके अलावा मालविकाग्निमित्र के साथ में हमारा और भी कई सारी रचनाएं हैं, जैसे मेघदूतम किसकी रचना है? पूछी जाती हैं। मेघदूतम, मालविकाग्निमित्र, ये सारी किसने लिखी थी? कालिदास। मालविकाग्निमित्र क्या है? जो हमारे पुष्यमित्र शुंग थे, शुंग वंश के संस्थापक थे पुष्यमित्र शुंग, उनके भाई जो थे अग्निमित्र, उनकी लव स्टोरी है मालविकाग्निमित्र, ये लिखी थी कालिदास ने। इसके अलावा विशाख दत्त की कौन सी किताब है? बहुत पूछी जाती है, क्या नाम है उसका? मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस हमारा किसका नाटक है? वो है विशाख दत्त का। क्लियर? अगर पूछा जाए विष्णु शर्मा की पंचतंत्र, कालिदास की दो इंपॉर्टेंट हमने बता दी, मालविकाग्निमित्र और मेघदूतम। इसके अलावा विशाख दत्त की कौन सी? मुद्रा राक्षस, ये बहुत फेमस है। इसके अलावा द टाइटल वायसराय वाज एडेड ऑन द ऑफिस ऑफ द गवर्नर जनरल इन इंडिया ऑफ द फर्स्ट टाइम। यहां पर 3-4 क्वेश्चन आपके बनते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बनता है? कब बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया? ठीक है, बंगाल के गवर्नर को बंगाल का ही गवर्नर जनरल बनाया गया 1773 के एक्ट में। इसके बाद जब बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कब बनाया गया? भारत का गवर्नर जनरल। तो आपके सामने ऑप्शन आएगा क्या? ये बनाया गया भाई साहब 1833 में, 1833 में। अगला आपसे पूछेगा क्या? भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय कब बनाया गया? वायसराय कब बनाया गया? तो इसके लिए है आपका 1857 की क्रांति हुई थी, उसके बाद वायसराय बना दिया गया था। कब? 1858 में। सी ऑप्शन इस हिसाब से सही होगा। द टाइटल वायसराय कब बनाया गया? 1858 ने बताया। बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया गया कब? 1773 के बाद, क्योंकि पहले 3 प्रेसिडेंसीज थी, बंगाल था, महाराष्ट्र था और बॉम्बे था। बंगाल, बॉम्बे और मद्रास, बंगाल, बॉम्बे और मद्रास, 3 प्रेसिडेंसीज थी। अच्छा, बंगाल के गवर्नर को ज्यादा पावर देने के लिए पहले तीनों बराबर पावर यूज करते थे अपने अपने क्षेत्र में। बंगाल के गवर्नर को बाकी 2 गवर्नर्स के प्रति ज्यादा पावर देने के लिए उसको बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। कहा कि बंगाल के अंडर में मद्रास और जो है बॉम्बे वाले गवर्नर खुद आएंगे, तो इसके अंडर में कर दिया गया। इसके बाद उन्होंने क्या किया?
भाई ये तो कब हुआ, 1773 में। लेकिन इसके बाद उन्होंने काफी सारे क्षेत्रों को अपने कब्जे में लेना स्टार्ट किया, बहुत बड़े पैमाने, पहले छोटी जगह पर वो राज्य करते थे। अंग्रेजों ने धीरे धीरे क्षेत्रों को जीता और जीतने के बाद 1833 तक लगभग वो आधे से ज्यादा भारत पे कब्जा कर चुके थे। कब्जा करने के बाद उन्होंने बंगाल के गवर्नर जनरल को क्या कहने लगे, भारत का गवर्नर जनरल कहने लगे। इसके बाद भाई साहब 1857 की क्रांति हुई और क्रांति में अंग्रेजों की इतनी हालत खराब हुई, ब्रिटिश सरकार जो कि पहले से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दबाना चाहती थी, यानी ब्रिटेन में बैठी जो सरकार थी, जो रानी थी, वो चाहती थी कि जो कंपनी भारत में हमारी आई है वो अब ज्यादा पावरफुल हो गई, उसको दबाया जाए। तो उसको दबाने के चक्कर में उसके शासन को समाप्त करके रानी का डायरेक्ट शासन भारत में स्टार्ट हो गया। कब, 1858 से, चूंकि 1857 की क्रांति भी हुई थी, तब इसको वायसराय कहा जाने लगा। ठीक है, ये कुछ टॉपिक हैं जो क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं आपसे। इसके अलावा द लैंग्वेज ऑफ डिस्कोर्स ऑफ द गौतम बुद्धा, यानी डिस्कोर्सेस जो दे रहे थे, जो ज्ञान दे रहे थे, ये ज्ञान देते थे गौतम बुद्ध, किस भाषा में देते थे? भोजपुरी में बताते थे का, आवा बैठा बताई, नहीं तो फिर मागधी में बताते होंगे, या फिर बताते थे पाली में, या फिर बताते थे संस्कृत में। तो भाई साहब उन्होंने उस समय की लैंग्वेज हमारी कौन सी थी, पाली भाषा को चुना। जो लोकल लैंग्वेज थी, जो गांव देहात के लोग उस समय के बोलते थे, वो पाली भाषा थी। और उसी पाली भाषा में गौतम बुद्ध ने अपना ज्ञान दिया और उसी के कारण जो है उनका धर्म बहुत तेजी से प्रसार कर पाया। और भी बहुत सारे रीजन थे, लेकिन ये भी एक रीजन था जिसकी वजह से बुद्ध धर्म उस टाइम पीरियड में, अपने टाइम पीरियड में बहुत तेजी से फैला। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें Which among the following is not correct pair, इनमें से कौन सा सही पेयर नहीं है? कौन सा सही पेयर नहीं है? एलोरा की गुफाएं किसने बनवाई थी? राष्ट्रकूट शासकों ने। या महाबलीपुरम का मंदिर पल्लव राजशासकों ने। खजुराहो के मंदिर चंदेलों ने। एलिफेंटा की गुफा मौर्यों ने। कौन सा इसमें गलत है पूछ रहा है? तो भाई साहब एलोरा राष्ट्रकूटों ने बनवाई, एकदम सही है। इसके अलावा महाबलीपुरम का मंदिर पल्लवों ने बनवाया, ये भी सही है। खजुराहो का मंदिर चंदेलों ने बनवाया, ये भी सही है। एलिफेंटा की गुफाएं मौर्यों ने नहीं बनवाई थी, किसने बनवाई थी? ये भी राष्ट्रकूट शासकों ने बनवाई थी। किसने बनवाई थी? राष्ट्रकूट। की महाराष्ट्र में मौर्य कहां थे भाई? महाराष्ट्र में कौन थे? राष्ट्रकूट थे। एलिफेंटा की गुफाएं और एलोरा की गुफाएं, एलोरा एलिफेंटा दोनों महाराष्ट्र में किसने बनवाई थी? राष्ट्रकूटों ने बनवाई थी। इसके अलावा एक और बहुत पूछा जाता है क्या? इसके अलावा एक और बहुत पूछा जाता है क्या? मीनाक्षी मंदिर। मीनाक्षी मंदिर किसने बनवाया था? इसको बनाया था पांड्य शासकों ने। कहां है? मदुरै में है, तमिलनाडु में। मीनाक्षी मंदिर किन शासकों ने बनवाया था? पांड्य शासकों ने। ये भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है, याद रखिएगा। इसके अलावा बता दें, हु अमंग द फॉलोइंग हैज रिटन द प्ले ऑफ मुद्रा राक्षस। अभी हमने आपको बताया था, दोबारा आ गया आपके सामने, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बहुत सारे नरेट्स दिए हुए हैं। आपको बताना है मुद्रा राक्षस के लेखक कौन थे। ऑप्शन है आपके सामने, कौटिल्य, विशाखदत्त, कालिदास या पाणिनि। बहुत इंपॉर्टेंट है, फटाफट आंसर दे दो। सबको पता है, अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया था, कौटिल्य ने कौन सी किताब लिखी है? अर्थशास्त्र लिखी है। कौन सी लिखी है? कौटिल्य ने अर्थशास्त्र लिखी है। विशाखदत्त ने क्या लिखा था? यही तो हम बता रहे थे, क्या? मुद्रा राक्षस लिखी है। ठीक है, किसके बारे में जानकारी है? चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। कालिदास के आपको बताई दिए थे, मालविकाग्निमित्र और मेघदूतम इनकी रचनाएं हैं। पाणिनि ने किताब लिखी थी संस्कृत की, क्या? ग्रामर, जिसका नाम था क्या? अष्टाध्यायी। क्या नाम था? अष्टाध्यायी। ठीक है, ये कुछ फेमस किताबें हैं जिनके बारे में हम लोग पढ़ते रहते हैं। इसके बाद तुलसीदास composed his name in रामचरितमानस during the reign। भाई साहब किस टाइम पीरियड में जो तुलसीदास थे उन्होंने रामचरितमानस की रचना की थी? किसका टाइम पीरियड था? कौन सा भारत में शासक था उस समय? हर्षवर्धन था, या अलाउद्दीन खिलजी था, या अकबर था, या हमारे कृष्णदेव राय थे? विजयनगर साम्राज्य के हमारे स्टार्टिंग जिन्होंने की थी कृष्णदेव राय, वो थे। बता दो भाई। वैसे हरिहर बुक्का ने किया था, लेकिन कृष्णदेव राय भी बहुत फेमस शासक रहे विजयनगर साम्राज्य के। चलो आ जाओ फिर, तो किसने किया था? किसके टाइम पीरियड पे थे? भाई अकबर के टाइम पीरियड पे थी। अच्छा, तुलसीदास का जन्म जो हुआ था कब हुआ था? 1532 में हुआ था और 1623 में इनकी डेथ हुई थी। अकबर शासक कब बने थे? 1556 में बने थे।
अच्छा ये जान जाओ, ये टाइम पीरियड क्या है, यानी ये शास्त्र रहे तो थे तुलसीदास किसके, हुमायूं के समय भी और अकबर के समय भी, लेकिन अकबर जो थे इनके टाइम पीरियड पे क्या हुआ था, इन्होंने रामचरितमानस की रचना की थी। ठीक है, 1556 से अकबर शासक बने थे, तो और तुलसीदास भी 1623 तक जो है जिंदा रहे थे, और उसी बीच में इन्होंने रामचरितमानस की रचना की थी। ठीक है, इसके बाद ठीक है, तो आज हम लोग क्वेश्चन इतने रखते हैं, और कल आपको लाइव क्लास मिलेगी। नेटवर्क इशू की वजह से आज क्लास नहीं हो पाई। कल हम लोग 6 से 7 अपना जो टाइम है उस पर हम लोग मिलेंगे। दिन में आपको बायो की क्लासेस मिलेंगी। 5 दिन जो आपका एग्जाम 4 दिन में होने वाला है, लगभग हम पूरी बायो उसमें रिवाइज आपको करवा देंगे। तो लगातार जुड़े रहिए, क्योंकि क्लासेस ज्यादा देनी पड़ेंगी अगर पूरा रिवीजन करना है तो। ठीक है, आज के लिए हमने इतना रखते हैं, कल हम लोग फिर मिलेंगे इसी टाइम पर। धन्यवाद।